जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 में मौजूद है। शुरू करते हैं। ये पार्ट जो है, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें लॉ प्रोवाइड कराता है जिसके तहत हम किसी स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन रीनेम कर सकते हैं, मर्ज यानी दो स्टेट्स को आपस में जोड़ सकते हैं, या उनके स्टेट के बॉर्डर्स में हम किसी तरह का फेरबदल कर सकते हैं, और किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है वो हमें डिफाइन करके बताता है। यहाँ बार बार ये शब्दों का इस्तेमाल, वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। किन किन? यूनियन का, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसके अलावा स्टेट टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ स्टेट, या यूनियन टेरिटरी या एक्वायर्ड टेरिटरी भी हमारे इस पार्ट में दिखता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग हिस्से में दिखता है। इसके अलावा इस पार्ट का यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट का इस्तेमाल कब कब हुआ है? जब नए स्टेट्स का बनना हो, जैसे नए स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़ या सिक्किम, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो, या किसी का नाम में परिवर्तन करना हो, तब ये पार्ट का इस्तेमाल आर्टिकल नंबर 1 to 4 का इस्तेमाल किया जाता है। आइए, चार आर्टिकल है इसमें, पर आर्टिकल हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड द टेरिटरी। इंडिया या भारत, ये दोनों वर्ड का जिक्र है, इंडिया और भारत वर्ड का जिक्र है। दूसरा कि यहाँ पे यूनियन वर्ड का लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन इसलिए लिखा है क्योंकि एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ एक पावरफुल गवर्नमेंट है जिसके पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, यानी हम फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, और तीसरा लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है। इन तीन लेवल पे गवर्नमेंट होने की वजह से फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गया, जैसे बाहरी आक्रमण हो गया भारत पर, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस अगर हो गया, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजन किसके पास होता है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा ताकत है, इसीलिए हम यहाँ यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फेडरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 2, भारत के बाहर से कोई अगर हमें क्षेत्र मिलता है तो उसे हम देश में इंक्लूड कराते हैं। मेरी बात समझिएगा। आर्टिकल नंबर 2 में जैसे सिक्किम 1975 के पहले ये एक मोनार्क हुआ करता था, गेटिंग? तो जब ये मोनार्क है 1975 में, 1975 में 36 अमेंडमेंट नंबर 1975 के तहत भारत में इसे शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, 1975 से पहले ये भारत का प्रोटेक्टोरिएट था, भारत के संरक्षण में था, लेकिन मोनार्क था। तो आर्टिकल 2 के तहत इसे शामिल कराया गया। जम्मू कश्मीर आजादी के बाद से ही स्पेशल प्रोविजन बना करके 35A और आर्टिकल 370 में डाल के रखा गया था। उन्हें भी जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसको भी आपको क्या किया गया? आर्टिकल 2 के तहत ही इनको शामिल कराया गया, यानी आर्टिकल 2 देश के बाहर से चीजें मिलने वाला। आर्टिकल 3 क्या है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, यानी पहले से जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, उन्हीं के नाम में परिवर्तन या मर्जर करना दो अलग अलग स्टेट में, या तोड़ना, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो वो किया जा सकता है, यानी मौजूद हो भारत में ही वो स्टेट। आर्टिकल 4 में है कि जो कानून दिए गए हैं आर्टिकल 2 या आर्टिकल नंबर 3 में जो कानून दिए गए हैं, उसके तहत हम आर्टिकल 1st और 4th शेड्यूल अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसको पूरा चर्चा करेंगे। 1st और 4th शेड्यूल में हम किसी तरह का चेंजेस, हम अमेंडमेंट यानी सुधार कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसे अनडिफाइंड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी आपको फेडरल वर्ड, कहीं भी आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड का जिक्र नहीं मिलेगा। हम लोग फेडरल पॉलिसी फॉलो करते हैं, सेंटर में भी हमारे यहाँ सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, लोकल में भी सरकार है, म्युनिसिपैलिटी या आपको ग्राम पंचायत है, फेडरल स्टेट है, लेकिन हम तो भी यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं आर्टिकल नंबर 1 के तहत। क्यों? क्योंकि पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। अच्छा, इसके अलावा
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि हमें अगर मान लीजिए कि किसी भी स्टेट को, मतलब हमारे यहाँ का कोई स्टेट है, उसको अगर हमें उसमें से कुछ क्रिएशन करना है, दैट मीन्स कि हमें तोड़ करके कोई नया स्टेट क्रिएट करना है, या हमें डिस्ट्रक्शन करना है, दैट मीन्स कि उस एग्जिस्टिंग स्टेट को हमको वापस मिला देना है, या किसी तरह का जो चेंजेस करने हैं, उसके लिए हमारे ये मैंडेटरी नहीं है पार्लियामेंट के लिए कि उस स्टेट का उस स्टेट में ये दिया ही दिया जाए, मतलब उससे पूछा ही पूछा जाए। यानी creation or destruction of a state, that the permission from the concerned state is not mandatory, मतलब उससे जरूरी नहीं कि पूछा जाए या परमिशन लिया जाए। हाँ, एक चीज किया जा सकता है कि बिल हैज रेफर्ड टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में एक बार वो बिल भेजा जाता है कि एक बार कि आपका क्या व्यू है इस बिल पर, कि अगर आपके ही राज्य से किसी चीज को तोड़ा जा रहा है या मान लीजिए किसी और स्टेट में मिलाया जाएगा, तो एक एक्सप्रेसिंग व्यूज के लिए होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन की जरूरत होती है अगर हम कोई स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं या रीनेम कर रहे हैं, लेकिन ये आर्टिकल 3 के तहत स्टेट पर लागू होता है, यानी एग्जिस्टिंग स्टेट्स पर लागू होता है। लेकिन कोई रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है जो बाहरी स्टेट्स के लिए, यानी अगर तिब्बत टूट करके भारत में मिलना चाहे तो मिल सकता है आर्टिकल 2 के तहत, इसके लिए अलग से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए ईईजेड के बारे में बात है। इस फिगर को देखिए, ये लैंड है और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां पे आपको कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो पानी के नीचे चला गया है। अच्छा, ये हिस्सा भी भारत का टेरिटरी में आता है। वो सारे कोस्टल नेशन उनका सी में, ठीक है, ओशियन में कुछ हिस्सा तक जाता है। वो हिस्सा क्या है? यूनाइटेड नेशन के गाइडलाइंस के अनुसार सबसे पहला लैंड यानी बेस लाइन से, ध्यान रखिएगा, बेस लाइन से अप टू 12 नॉटिकल माइल, यहां पर ये पूरा फुल कंट्रोल होता है उसके, जो भी आपको कंट्री है वो उसका फुल कंट्रोल होता है। यानी इंटरनल वाटर्स या सरफेस पर जो भी है आप गतिविधि करना चाहे वो आपका मामला है। ये कोई भी इतना पास आपके नहीं जा सकता है शिप लेकर के, ठीक। दूसरा आइएगा, 12 नॉटिकल माइल के बाद एक और 12 नॉटिकल माइल, ये कंटिन्यूअस जोन है। यहां पे किसी तरह का इलीगल एक्टिविटी नहीं हो सकता, कोई भी यहां पर इतना पास, किसी देश के इतना पास जा नहीं सकता। ये एक अलग जोन बना करके रखा गया जहां पे आप अपने शिप्स को सेल यानी ठहरा सके, यहां पे रख सकते हैं। ये आपके ही कंट्रोल में होता है कंटिन्यूअस जोन। गेटिंग माय पॉइंट? अब 200 नॉटिकल माइल इकोनॉमिक जोन, कहां से? बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल यहां तक, ये करीब करीब क्या होता है, यहां पे ईईजेड कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी आप यहां पर तेल खोजें, आप यहां पे फिशिंग करें, आप यहां से कोई मिनरल उठाएं, आप यहां पे कुछ भी करें, लेकिन यहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए फुल आपको परमिशन होता है यूनाइटेड नेशन के अनुसार, ठीक है। ये सारे कोस्टल नेशंस के लिए है, ईईजेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी शिप को आप आने से रोक नहीं सकते हैं ईईजेड के तहत। ईईजेड से कोई भी शिप या सबमरीन आ जा सकता है, ये फुल परमिशन है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस जोन के अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि यहां पे उसका टेरिटोरियल सिक्योरिटी का मामला होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये है आपका, इसको भी लिस्टेड किया गया है। अब देखिए कुछ स्टेट हैं जो अलग अलग समय पर फॉर्मेशन डेट और एस्टैब्लिशिंग ईयर है। यहां से क्वेश्चन जो हमेशा पूछा है कि कौन सा स्टेट है जो भाषा के आधार पर पहला बना, और पहला स्टेट बना ही कौन? आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के आधार पर ही बना 1953 में। फिर ये सारे स्टेट्स हैं जो आजादी के बाद आपको बने हैं। ये इसके बाद जो कुछ ऐसे जगह हैं जो हमें तुरंत नहीं मिले, हमें दूसरे जगहों, दूसरे देशों से हमें प्राप्त हुआ है। पहला है गोवा, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली एंड सिक्किम। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के समय ये इंडिया का पार्ट नहीं था। गोवा को आजादी मिली किससे? पोर्तुगीज से 1961 में। मिलिट्री के माध्यम से ही मिला है, मिलिट्री के थ्रू जाना पड़ा। तो गोवा आप देखेंगे, गोवा और पुडुचेरी पर आपको वहां के कॉलोनाइजर का पूरा एविडेंसेस मिलता है, आर्किटेक्चर स्टाइल में, पहनावे में, खान पान में, ठीक है। तो गोवा को पोर्तुगीज से आजाद किया गया 1961 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुडुचेरी अलॉन्ग विद कराईकाल, माही, यनम, आप जानते हैं पुडुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट है,
अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में है, तो उन्हें भी 1954 में किससे आजादी मिला? फ्रांस से। दादर नगर हवेली 1954 पोर्तुगीज से। सिक्किम खुद एक मोनार्क था, उसे 1974 में शामिल किया गया, 1975 में फाइनली उसे शामिल करा दिया गया था, शुरुआत कर दी गई थी 1974 में प्रक्रिया को। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जो भारत में आजादी के समय नहीं थे, बाद में मिलते हैं। चलिए सिटीजनशिप देखते हैं, ये सेकंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पार्ट है, और आर्टिकल नंबर 5 to 11। पहला पार्ट क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल नंबर 1 to 4, सेकंड पार्ट सिटीजनशिप 5 to 11। अब देखते हैं कि सिटीजनशिप में जो आर्टिकल नंबर 5 है वो सिटीजनशिप ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाय बर्थ है, मतलब जिनका जन्म हुआ है यहाँ पर, उनको यहाँ पे यह सिटीजनशिप मिल जाएगा, मिला हुआ है। आर्टिकल 6 देखते हैं, वो सारे सिटीजन जो 19 जुलाई 1948 के पहले तक पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको सिटीजनशिप देने की बात है। यानी 19 जुलाई 1948 के पहले तक पाकिस्तान से भारत जो आ गए, उनको सिटीजनशिप देना है, आर्टिकल 6। लेकिन आर्टिकल 7 में है कि वो लोग जो फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए भारत से, और उनको लगा कि पाकिस्तान से अब वापस आ जाना चाहिए क्योंकि वहां माहौल वैसा नहीं है, तो उन कुछ लोगों को आज सिटीजनशिप देने की बात की गई। ठीक है, यहां पे है कि भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से अब वापस भी आ गए, तो उस स्थिति में देने की बात हुई। फिर है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर मान लीजिए कोई इंडियन है, वो बाहर रह रहा है और बहुत लंबे समय से रह रहा है, और वहां पर उसने इंडियन डिप्लोमेटिक, एक ऑफिसर होता है, या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव इन दैट कंट्री, भारत का, वहां पे रजिस्ट्रेशन करा रखा कि एज ए इंडियन हम हैं यहाँ पर, तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी, उनको नागरिकता से बेदखल नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर है आर्टिकल 9, पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन। अगर मान लीजिए डुअल सिटीजनशिप भारत में अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा, और इवन अगर आपने किसी और देश का सिटीजनशिप ले लिया तो ऑटोमेटिकली आपका भारत का सिटीजनशिप खत्म करने की बात आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल 10 देखते हैं, कंटिन्यूएंस ऑफ आर्टिकल 10 एक बार देख लिया जाए, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन, आर्टिकल 10 है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है सिटीजनशिप आपकी बरकरार रहेगी जब तक से किसी तरह का परिवर्तन पार्लियामेंट नहीं करता है, ये सिटीजनशिप बरकरार रहती है। आर्टिकल 11 माफ कीजिएगा, आर्टिकल 11 देखते हैं, पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। यानी पार्लियामेंट का ये एक्सक्लूसिव राइट है कि वो लॉ बना सकती है सिटीजनशिप पे, और ये लॉ पार्लियामेंट से बनाने का कोई छीन नहीं सकता। आर्टिकल 11 में ये बात तय किया गया है। आइए देखते हैं, कुछ मोड ऐसे हैं जिसके तहत कोई भारत का सिटीजनशिप ले सकता है। सबसे पहला जो मोड है जिसके तहत सिटीजनशिप आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपका बर्थ यहां पर होना चाहिए। जब आपका बर्थ यहां पे है तो ऑटोमेटिकली आप यहां के सिटीजन हो जाएंगे। बाय डिसेंट, आपके फोर फादर्स अगर यहाँ पे हैं और आप बाहर हैं, ठीक है, आपके फोर फादर हैं यहाँ के, तो हो सकता है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए, मिलता भी है बाय डिसेंडेंट। ठीक है, आपके फोर फादर्स होने चाहिए। बाय रजिस्ट्रेशन, आपने एक इंडियन लड़की या इंडियन लड़के से शादी की, 7 साल आप यहीं रह रहे हैं, सोशल टैक्सेस पे कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आपको सिटीजनशिप, भारतीय सिटीजनशिप मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके फोर फादर्स भारत में रहते हैं और आप बहुत समय से बाहर हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप यहाँ पर सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कई पहलू है, लेकिन बाय रजिस्ट्रेशन ये एक मोड है। बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई फॉरेनर भारत में 12 साल रहे और 12 साल वो अपने सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, सोशल टैक्सेस पे करते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स उसका सर्टिफिकेट देखा जाता है, तो मतलब अगर वो नेचुरलाइजेशन में है कि 12 साल के बाद उनको सिटीजनशिप मिलना काफी आसान हो जाता है, उस तहत उनको सिटीजनशिप मिलता है, मतलब एक समय गुजारना पड़ेगा आपको। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर 1975 के पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो सिक्किम के लोगों को आप इंडियन कैसे बोल देंगे,
लेकिन जब सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो इंडियन हो गया। यानी बाहर से कोई क्षेत्र जो है वो भारत में शामिल करा ली जाए तो उन्हें भी हम इंडियन कह सकते हैं। सिटीजनशिप आप लूज कैसे करेंगे, यानी आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। पहला है बाय रिनंसिएशन। अगर मान लीजिए कोई पर्सन डिक्लेयर करता है कि वो अपने रिनाउंस द सिटीजनशिप, अगर वो गिव अप करना चाहता है, रिफ्यूज करना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है इंडियन सिटीजनशिप, तो तत्काल तुरंत से उनकी सिटीजनशिप इंडिया की छीन ली जाएगी, हटा दी जाएगी, क्योंकि हमारे को ऐसा नहीं है कि हम दोनों जगह का रहने दें। दूसरा है बाय टर्मिनेशन। अगर इफ अ पर्सन वॉलंटरली और नोइंगली बिकम्स ए सिटीजन ऑफ ए फॉरेन कंट्री, अगर वो बंदा किसी और कंट्री का सिटीजन हो गया। देखो जी, टर्मिनेशन में क्या है कि दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप आपने ले लिया तो यहाँ का आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। रिनंसिएशन में क्या है कि आप ही गिव अप करना चाहते हो, अब गिव अप करना चाहते हो तो गिव अप करो भाई, इसमें क्या है, वहां पे आपके सिटीजनशिप को सीज कर दिया जाएगा। भाई हम लोग एज ए सिटीजन हम पानी नहीं होने दे सकते अपने सिटीजनशिप का। बाय डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन में है फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे भारत में आपने सिटीजनशिप लेने की कोशिश की और बाद में डॉक्यूमेंट्स को अगर क्रॉस वेरीफाई किया गया तो उस दशा में आपके सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जा सकता है। यहाँ पे सिचुएशंस है। चलिए, ओसीआई है, ओवरसीज इंडियंस क्या होता है भाई? अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2003, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, कौन कौन है भैया ओवरसीज इंडियन? एक ऐसा इंडियन ओरिजिन का, ऑफ इंडियन ओरिजिन बीइंग ए सिटीजन ऑफ ए स्पेसिफाइड कंट्री, भारत का है लेकिन भारत से बाहर रहता है, ठीक है, उसको ओसीआई में ये रजिस्टर्ड होना होता है। वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब सिटीजन होना चाहिए, कभी वो रहा है सिटीजन, ठीक है, इमीडिएटली बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, यानी एक समय था भारत का सिटीजन लेकिन अब वो दूसरे कंट्री का सिटीजन हो गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ओसीआई कार्ड उसका बना है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये अब ये भारतीय नहीं है लेकिन इंडियन ओरिजिन का ही है। इसके तहत, इसके ही अलावा नॉन रेसिडेंट इंडियन, एक एनआरआई कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया है हु होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करता है, ठीक है, एंड हैज टेम्पोरली इमिग्रेटेड, यानी कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ है, टू द अदर कंट्री इधर फॉर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, जो भी काम हो, एनआरआई कुछ समय के लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चले गए हैं, वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। जब इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो इसका मतलब वो इंडियन सिटीजन हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, ए पीआईओ इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुज पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही इज नॉट। यानी पीआईओ कौन होता है? जिसके पेरेंट यानी माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स भारतीय हैं और वो नहीं है भारतीय, तो उनको हम पीआईओ यानी पीपल इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। द इशू सिटीजनशिप प्ले वाइटल रोल इन द डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट एंड हैंस सिटीजनशिप इन ए सिग्निफिकेंट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब है कि सिटीजनशिप के विषय में ये इतना ही है। तो आज हम लोगों ने देखा, दो पार्ट के बारे में पढ़ा, पहला यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ा जो आर्टिकल नंबर 1 to 4 था, और दूसरा पार्ट हम लोगों ने सिटीजनशिप पढ़ा जो 5 to 11 पार्ट आर्टिकल नंबर में मेंशन था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां भी जरूरी लगता है पॉज करिए वीडियो, कुछ अपना जो भी नोट्स है उस नोट्स को जरूर लिखें, बार बार देखें वीडियो, ताकि इससे और आपको समझ आए, बेहतर समझ आए। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन।